सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब अच्छा है बुआ जी। और कहते हैं ना कि शरीर अगर स्वस्थ रहे तो मन प्रसन्न रहता ही है। तो दोनों बातें हैं। हाँ। अगर मन खुश है तो भी जो शरीर में हम जो भी मतलब खाते पीते हैं वो ठीक से लगता है तो स्वस्थ भी हो जाता है शरीर। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, हमें लगता है ना। बिल्कुल। जैसे कि भाई हम श्रोताओं से जुड़े हुए हैं, है ना, वैसे ही। बिल्कुल बुआ जी। और ऐसे ही कुछ विषयों पर हम बात करेंगे, जैसे कि आज जो बहुत से विषय हम लेकर आए हैं जो भाई देखो जी हम क्या लेकर आए। पूरा विश्व मना रहा है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और वैसे ही राष्ट्रीय डाक दिवस है ना। और आज हम धारावाहिक जो चित्रलेखा है वो भी श्रोताओं को सुनाएंगे। और बुआ जी जो बहुत जरूरी है कहना चाहिए महिला पुरुष में, जैसे अभी शरीर की बात हो रही थी ना, स्वस्थ मन की बात हो रही थी, वैसे ही अगर हम सुंदर दिखते हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे बालों का भी होता है। तो उसका रखरखाव भी बहुत जरूरी है। हाँ ये बात तो है। और बहुत सारी चीजों का हम रखरखाव करते हैं, देखभाल करते हैं। लेकिन आज बता देंगे बाल के बारे में कि किस किस तरह से घरेलू जो नुस्खे हैं उनके बारे में कुछ, ताकि आपको ज्यादा दौड़ भाग ना करनी पड़े। है ना। बिल्कुल। और धारावाहिक चित्रलेखा तो हमारी सखियां इंतजार कर ही रही होंगी, लेकिन वहीं सखी विशेष में इंतजार कर रही होंगी किसी भी सखी का, तो उनका नाम हम बता देते हैं जी। आज हम बात करेंगे साहित्यकार सुधा अरोड़ा जी की। ये जो है भारत की धरती पर, इन्होंने अविभाजित भारत की धरती पर जन्म लिया था, यानी कि उनका जन्म 4 अक्टूबर 1946 में लाहौर के पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही साहित्य प्रेमी थे। शायद यही कारण था कि सुधा जी को भी बचपन से ही कविता कहानी में रुझान रहा। भाई ये ऐसी थी जो कहती है ना कि हमारा लेख कहना चाहिए कि लेखन से लेकर कार कहाँ तक पार्क हो, इन सब मुद्दों पर मतलब पति पत्नी में नोकझोंक होती है। ऐसी लेखिका रही हैं। तो अब इससे आप समझ जाइए कि इनके पति क्या करते थे। और लेकिन फिर अगर हम शिक्षा से शुरू करें उनकी बात, तो शिक्षा इनकी कलकत्ता में सब पूरी हुई और साल 1965 में उन्होंने बीए ऑनर्स किया। साल 1967 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि ली और इतनी मेधावी थी कि दोनों ही परीक्षाओं में उन्हें स्वर्ण पदक मिला था और कई सालों तक प्राध्यापक भी रहीं। लेखिका सुधा अरोड़ा के व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो बहुत कहना चाहिए कि साधारण स्वभाव की थी। बिल्कुल। और उन्हें बुआ जी श्रृंगार वगैरह करना पसंद नहीं था। बहुत ही साधारण कपड़े पहनती थी और वो पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी भोजन करती थी। पूरी तरह से। अब देखो बात हो जाए ना कि ऐसे लगता है कि साधारण तो लगता है कि फिर ना तो वो पिक्चर देखती होंगी ना घूमने जाती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। पढ़ने लिखने के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखना, नाटक और भारतीय शास्त्रीय संगीत में उन्हें बहुत रुचि थी। उसके संग संग चित्रकला में भी आपकी विशेष रुचि थी। जैसे कि आपने अभी बात की, तो प्रसिद्ध लेखिका जो सुधा अरोड़ा जी थी, उनका विवाह डॉक्टर जितेंद्र भाटिया से हुआ था और उन्हें साहित्य, और जो उनके पति थे उन्हें साहित्य में भी काफी रुझान रहा। उन्होंने 6 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास और कई नाटकों की रचना भी की थी। अच्छा, मजेदार बात यह है कि वो केमिकल इंजीनियर और वैज्ञानिक थे, जबकि तो कितना विरोधी मतलब कहना चाहिए विरोधाभास कह सकते हैं। लेकिन जो रचनाएं की उसका भाई अलग है, क्योंकि वो दुनिया अलग है। लेकिन इसका मतलब है कि वैज्ञानिक भी लिख सकते हैं। और सुधा जी कहती है कि लेखक पति इस बात पर उनका कहना है कि हमारी टकराहट में लेखन से लेकर खाने और कार पार्क करने तक के मुद्दे शामिल हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि एक दूसरे की हर रचना के हम पहले पाठक होते हैं और जाहिर है पहले आलोचक भी होते हैं, तो एक दूसरे की राय को बेहद गंभीरता से लेते हैं। सुधा जी की कहानी की अगर हम बात करें बुआ जी, तो उनकी कहानियां सभी भारतीय भाषा के अलावा कई विदेशी भाषाओं में भी अनुवादित की गई। उन्होंने भारतीय महिलाओं के आत्मकथ्यों के 2 संकलन दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान तैयार किया। साथ ही 2 काव्य संग्रह रचेंगे हम साझा इतिहास और
कम से कम एक दरवाजा नामक कविता की भी रचना की। तो कम से कम एक दरवाजा, मतलब लगता है ना कि एक रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई बात है ये सब, है ना। सोचेंगे हम साझा, रचेंगे हम साझा इतिहास। तो ये सारी चीजें जैसे कि उनके व्यक्तित्व से ही समझ में आता है कि बिल्कुल धरती से जुड़ी हुई। और इसी तरह से उन्होंने कथा लेखन भी बहुत किया है। 1 दर्जन से अधिक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिनमें महानगर की मैथिली, काला शुक्रवार, रहोगी तुम ही बहुत चर्चित रहे, और साथ ही यही कहीं था घर नामक उपन्यास भी 2010 में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने केवल कहानी कविता की रचना नहीं की, साथ ही बहुत सी कहानियों का संपादन भी किया था बुआ जी। उनमें से है स्त्री संवेदना, विमर्श के निष्कर्ष 2015 में, औरत की कहानी 2008 में, और मन्नू भंडारी सृजन के शिखर। इस तरह की उन्होंने जो कहानियां थी उसका संपादन भी किया। बहुत बड़ी बात है। बहुआयामी कला की धनी थी सुधा अरोड़ा जी, और बहुत सारी टेलीफिल्मों का भी उन्होंने निर्माण किया। समानांतर कह सकते हैं कि दूरदर्शन पर युद्ध विराम, दहलीज पर संवाद, जानकी नामा, ये सब उन्होंने लिखा। फिल्म पटकथाएं भी लिखी, टीवी धारावाहिक और कई रेडियो के नाटकों का भी लेखन किया। आपने जरूर सुना होगा श्रोताओं ने, अलग अलग केंद्रों से, है ना। और साल 1977 में उन्होंने सारिका नामक पत्रिका में उन्होंने नियमित लेखन शुरू किया, और 98 में जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर साप्ताहिक कॉलम वामा महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहा। तो साल 2005 से लेकर 9 तक मासिक पत्रिका कथादेश में भी औरत की दुनिया स्तंभ आप लिखती थी, जो बहुत चर्चित रहा। साल 2004 से 2009 तक कथादेश में औरत की दुनिया, ये तो बताया जैसे। उसके संग संग राख में दबी चिंगारी, 2013 में ये भी स्तंभ आपका काफी चर्चित रहा। तो सुधा अरोड़ा जी को कह सकते हैं ना कि बहुत कुछ उन्होंने लिखा, ऐसे ही लेखन में रुचि थी। उसके संग संग शास्त्रीय संगीत हो, चाहे चित्रकला की बात हो, तो बहुत। और एक मन्नू बहुरिया, जिस सन में उन्होंने बीए ऑनर्स किया, मतलब एक स्नातकोत्तर होना, स्नातक होना, और उसके संग सम्मान के साथ ऑनर्स, मतलब बहुत बाद में। हम लोगों की सामान्य जिंदगी में हमें लगता है कि ये 91, 92, 93 में नहीं, 84-85 में शुरू हुआ बीए ऑनर्स, और उन्होंने स्पेशल लेना पड़ता था। तो इस तरीके की शिक्षा लेना मतलब बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह से फिर जाहिर है कि उन्हें धीरे धीरे सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि इतने उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए। तो सन 1978 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से उन्हें पुरस्कार मिला, और सन 2008 में भारत निर्माण पुरस्कार मिला। साल 2011 में विमेंस अचीवर अवार्ड से नवाजा गया उनको, और साल 2012 में महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2014 में वाग्मणि सम्मान, मुंशी प्रेमचंद कथा सम्मान दिया आपको मिला। 2016 में मीरा स्मृति सम्मान से नवाजा गया आपको, और बहुमुखी प्रतिभा की धनी सुधा जी को हमारी विविध भारती की ओर से हम यही कामना करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, और इसी तरह से साहित्य के जो क्षेत्र हैं उसमें अपनी जो कलाएं हैं, रचनाएं हैं, हमें देती रहें। जी हाँ, और समृद्ध होगा इस तरह से। चलिए तो एक गीत सुन ले। हाँ हाँ। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। अच्छा, अरे हाँ, उस चोर की शक्ल है गोरी,
तो क्या हुआ? हो गया मिलना बहुत जरूरी। चल पगली, फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी। तो जो मेरे करीब आया, ओहो, मेरे तन पे पड़ा जो साया। फिर क्या हुआ? यूं समझो ना गले लगाया। छी छी छी, तब से सोती हूँ जागती हूँ लेके उसका नाम। कौन है वो दिलरुबा? कहो ना हमसे जरा। ओए 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 लो, ला 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 ला, ओए 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 आउच, तुम हो वो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। हाय मुश्किल है मेरा भी जीना, सोचूं तो आता है पसीना। बाप रे। कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल, जलता है सीना धक धक धक। पास वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों खफा खफा से। हाय मर जाऊं। हम भी थे एक नजर के प्यासे, क्यों नहीं। दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। हाँ, ओए लो, ना 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 ना, तुम हो ओ दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। हाँ, ओए लो, ला 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 ला, हाँ, तुम हो ओ दिलरुबा। ओए लो, ला 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 ला, तुम हो ओ दिलरुबा। तो भाई दिलरुबा की बात सुनना और भरोसा बनाए रखना बड़ा जरूरी है ना? बिल्कुल, वो तो है बुआ जी। है ना? वैसे ही पहले ही बोला था कि मन को स्वस्थ रखना भी बहुत बहुत ज़रूरी जरूरी है है। और दिमाग को तरोताज़ा रखना और स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सब अपने हाथ में कहाँ है, हम्म, नहीं है ना? बहुत कुछ तो है बुआ जी, बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि योग है ना। आज क्योंकि आज कह सकते हैं कि आज की जो दुनिया है या आज जो हमारी कंडीशन है, हमारी अवस्था है कि इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो दो पल चैन के अगर हम बिता लें, योग कर लें, मेडिटेशन कर लें, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को सुकून तो मिलेगा ही। हाँ भाई, क्योंकि देखो दिमाग जो है उससे हमारे सोचने की, समझने की, महसूस करने की जो ताकत है ये सब मस्तिष्क से ही आती है। तो इसका तंदुरुस्त रहना बड़ा जरूरी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया इसीलिए जा रहा है कि ताकि हम सब चीज के लिए सजग रहें, है ना? दिमाग हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो बहुत शक्तिशाली है, पूरे शरीर को एक तरह से कह सकते हैं ना कि अपने नियंत्रण में रखता है। और अगर स्वस्थ रहेगा तो जाहिर है कि हमारे जो बाकी अंग हैं वो ठीक से काम करेंगे। दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों को लेना और लोगों तक पहुंचे, लोग उसके लिए और जागरूक हों, इसीलिए क्योंकि आमतौर पर हम मानसिक स्वास्थ्य को कुछ समझते ही नहीं है कि ये अस्वस्थ भी हो सकता है ना? और इसीलिए शायद इतने दिन तक और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हम अपनाते रहे, लेकिन 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस इसीलिए मनाया जाने लगा कि लोग जागरूक हों इसके बारे में, ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी ये स्वास्थ्य समस्या है बुआ जी की जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसीलिए अपने अंदर के व्यक्तित्व विकार और मानसिक विकृतियों को पहचानने के उद्देश्य से ये
ये जो दिवस है वो मनाया जा रहा है। और जैसा कि हम कह ही रहे हैं कि पारिवारिक जो तनाव होता है, आत्मसम्मान में कमी, दुर्घटना, मस्तिष्क की चोट, इन सब कारणों से भी हमारे मस्तिष्क में गहरा प्रभाव पड़ता है और हम मानसिक रोग से ग्रसित हो सकते हैं। ग्रसित हो सकते हैं। और ऐसा ही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि कभी-कभी बच्चे जो हैं वो पूरे परिपक्व होकर नहीं जन्म लेते हैं, तब कभी-कभी उनकी शारीरिक पूरी कह सकते हैं ना विकास नहीं होता है, और ऐसे ही मानसिक विकास भी पूरी तरह नहीं होता है। एक तो ये कारण है, और दूसरा ये लिख रहे हैं कि मस्तिष्क पर कोई घटना या आघात से मानसिक संतुलन खो बैठता है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसके पीछे कारण क्या है। किसी का भरोसा जब टूटता है तो भी लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा, और यही ये भी लिखकर भेजा जो जैसे तुमने शुरू में कहा मन्नू बहुरिया कि सकारात्मक सोच, प्राणायाम, संतुलित दिनचर्या, इन सब से तनावों से हम दूर रहें तो स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आनंदित रहना बहुत जरूरी है। ये हमारे साथी भी लिखकर भेज रहे हैं कि शरीर और मन दोनों की स्वास्थ्यता जो है जीवन में सफल आनंदित जीवन को जीने का सूत्र है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक क्षमता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। बिल्कुल। और ये भी है बुआ जी, जब ऐसा लगे कि आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे, जैसे कि उदास रहना, थकान, नींद ना आना, डर लगना, भूलने की समस्या, आत्मविश्वास में कमी, तो ये सब जो लक्षण हैं, ये सब मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। तो इस पर भी बिल्कुल ध्यान दीजिए। और जब ऐसा इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे, तो जैसा कि आपने बोला ही, हमारे श्रोता भी बोल रहे हैं कि योग करें, मेडिटेशन करें और अपने तनाव को दूर करें। और हो सके जब भी आपको कोई तनाव हो तो घर पे जो आपके बड़े हैं, अभिभावक हैं, उनसे आप बातचीत करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप बात करके सुलझा सकते हैं। लेकिन फिर जैसे तुमने कहा कि बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन चिकित्सक से मिल लें, और ये चिकित्सा संबंधी समस्या है। ऐसा ना सोचें कि आप यहीं तक रहें। थोड़ा बहुत बातचीत से आपको जो है आराम जरूर मिलेगा, उलझन आपकी कम हो जाएगी। हो सकता है शुरुआती दौर में आपको इससे आराम मिल जाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये नियंत्रण में नहीं आ रही है, या मन्नू बहुरिया एक बात और है कि परिवार के सदस्यों को भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो समस्या है, ये स्वास्थ्य जो है वो जो अस्वस्थ होता है उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो अस्वस्थ है। बिल्कुल। कि वो परेशान हो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, तो बाकी लोग सोचते हैं कि इसका स्वभाव ही ऐसा हो गया है, या कहते हैं ना कि परेशानी में है, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है कहीं से भी, बहुत व्यथित है। तो आप उसको तुरंत चिकित्सक को दिखाइए, है ना, और उसके जड़ में जाइए कि क्या कारण है। बिल्कुल, है ना, क्योंकि अगर आप ये अनदेखी करेंगे तो मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब के शिकार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, डिमेंशिया, फोबिया जैसी मानसिक बीमारी भी आपको हो सकती है। बिल्कुल, फोबिया जैसे कि किसी एक चीज से डर लगना, ऐसे डिमेंशिया मतलब आप भूलने लगते हैं, फिर नींद नहीं आती, फिर कहीं कहीं दौरे से पड़ने लगते हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की शुरुआत हुई, जो 1992 में हुई। इसे यूनाइटेड नेशंस के उप महासचिव रिचर्ड हंटर और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर शुरू किया गया, और आज लगभग इसमें 150 से भी अधिक देश शामिल हैं। इस फेडरेशन द्वारा इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य एवं सभी के कल्याण को एक वैश्विक प्राथमिकता बनाना है। मतलब वैश्विक प्राथमिकता इसको बनाना है, और सच में ये बहुत प्राथमिक है। जैसे कि हम लोगों ने शुरू में ही कहा कि अगर आपका मन स्वस्थ है तो बाकी शरीर जो है वो ठीक से काम करेगा। लेकिन जैसे कि अब देखने की आप बड़ी क्षमता अच्छी है आपकी, आप हाथ का काम बहुत अच्छा कर सकती हैं, लेकिन अगर मन ही नहीं खुश है तो कैसे करेंगे, है ना। तो सारे हुनर रहते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो खुश रहें, और बाकी चिंता तो हम ले ही लेंगे आपकी, और गाना सुनते रहेंगे तो भी आपका जो चिंता है, अकेलापन है, बहुत हद तक दूर हो जाता है।
बढ़ाए हमको मन की शक्ति देना, चाहे छोटी गुड्डी हो या बड़े महानुभाव। ये गीत सुनकर मन को शक्ति के साथ सुकून भी जरूर मिलता है, और जब विविध भारती पर ये सुनते हैं तो मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। भाई ये हम नहीं कह रहे, हमारे साथी कह रहे हैं। और ऐसे ही हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि हम तो ये मानकर चलते हैं कि ये जो है विविध भारती अगर सुनते रहे तो किसी को भी मनोरोग नहीं होगा। क्या बात तो है। ये भाई आपका प्यार है, और सच बात है कि जितनी शिद्दत से, जितने प्यार से ये लोग सुनते हैं, जैसे कि हम लोग चिट्ठी का इंतजार करते थे, है ना। एक श्रोता ने लिखा है बुआ जी, क्या? ये जब डाकघर से होकर कोई पत्र आता था, बात कम होती थी मगर एहसास ज्यादा था। क्या बात है, एहसास ज्यादा था। ऐसे ही कुछ जज्बात हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं। कभी डाकिया के इंतजार शिद्दत से हुआ करती थी, कभी डाकिया के इंतजार शिद्दत से हुआ करती थी, क्योंकि बंद लिफाफा में कागजों के टुकड़े नहीं लाते थे, ये हमारे जज्बात लाया करते थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी हैं कि खत मिलने से लगता है आधी मुलाकात हो गई, है ना। तो खत में कुछ इस तरीके से जज्बात होते हैं, वो शब्दों में जिस तरह से बयां किया जाता है उसका अपना मजा था। और भारतीय डाक सेवा की अगर हम स्थापना की बात करें तो बहुत पुरानी है। 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने किया था, और भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में साल 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। और 1852 में स्टैम्प टिकट शुरू हुआ, डाक टिकट शुरू हुआ, और आज डाक सेवा को 166 साल से भी अधिक हो गए हैं, तो बहुत पुराना है। इस सेवा के जरिए खत, कार्ड और जरूरी दस्तावेज तो भेजे जाते ही हैं बुआ जी, लेकिन इस कार्यालय को कहते हैं पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, और कई तरह की योजनाएं भी पोस्ट ऑफिस में चलाई जाती हैं। और जैसे कि हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं, और बात सही भी है कि आज आधुनिक युग में संदेश देने के बहुत से साधन हैं ना, ईमेल के जरिए, फोन के जरिए हम बहुत जल्दी और तुरंत अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन कई दशकों पहले जैसे चिट्ठी लिखी जाती थी, उस पर टिकट लगाया जाता था, फिर कहीं लाल पोस्ट का डिब्बा देख उसमें चिट्ठी डाली जाती थी। तो चिट्ठी तो डाली जाती थी, वो लाल डिब्बा इतना लकी होता था, उसको देख के लगता था कि अब बस ये बहुत अच्छा दिन हमारा गुजरेगा। तो कुछ इस तरीके से जज्बात जुड़े हुए थे, और इंतजार भी रहता था कि कब वो डाकिया आएंगे और हमें चिट्ठी लेकर आएंगे। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, वो आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। बाबू क्या री 6 महीना हो गया, खत नहीं लिखेंगे। खत नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी का लिख दो ना।
कैसे कैसे काटू रतियां, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां, सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बतियां, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया, ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा, आया बैसाख आया, ढाकिया ढाक लाया ढाक लाया। सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। बुआ जी, जैसे कि ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे चिट्ठियों की, डाकिया की। आई कोई चिट्ठी क्या? बिल्कुल आई है, हमारी एक श्रोता की चिट्ठी आई है। वो लिखते हैं कि डाक से चिट्ठी आने का और चिट्ठियों के इंतजार का एक अलग ही मजा होता था। हमारे बच्चे इन सब चीजों से वंचित हैं। लिखी हुई चिट्ठियां सहेज कर रखना, याद आने पर पढ़ना, ये सारी बातें उन्हें बहुत याद आती है। और उन्होंने ये भी लिखा कि भाई अब नहीं है चिट्ठियों में, आज भी वो मेरे पास है। ये बात तो है। लिखित जो दस्तावेज होते हैं उनका अपना महत्व इसीलिए होता है कि वो आप बार बार उन्हें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और बाकी जो ये फोन आदि की जो बात है, या अगर हम फोन पर बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें उड़ जाती हैं हवा में, है ना। और ऐसे ही हमारे एक साथी जो है बराबर हमारे ही कार्यक्रम जो विषय होते हैं उनको लेकर और गीतों को लेकर जब लिखते हैं तो कुछ उन्होंने ऐसा लिखा है। डाक दिवस की शुभकामनाएं। आजकल के डिजिटल जमाने में भी मैं पोस्टकार्ड का नियमित ग्राहक हूँ। मुझे पोस्टकार्ड लिखना ही अच्छा लगता है। मोबाइल के ज़माने में बाहरी चकाचौंध में लोग भीतर के प्रकाश की अनदेखी करके मानसिक स्वास्थ्य खो रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। इन दिनों मानसिक रोग के डॉक्टर के पास दर्दियों की बड़ी भीड़ हो रही है। दर्दियों यानी कि बीमारियों की या बीमार लोगों की बहुत भीड़ है। इन्होंने लिखा है ये चेतावनी है। बात बिल्कुल सही है आपकी। खत लिखना और बड़े सुकून से उसमें लिखा जाता था, सारी चीज़ें तफसील से बड़े विस्तार से जानकारी दी जाती थी। और उसका जो इंतज़ार करना, कहते हैं ना कि बेचैन होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो इस तरह की जो प्रतीक्षा होती है कि कोई अपना आने वाला है या उसका संदेश आने वाला है, वो जो प्रतीक्षा होती है वो हमारे शायद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को अच्छा भी करती है और हमारी ज़िंदगी बढ़ाती भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अगर ये इंतज़ार ही खत्म हो जाए तो बचेगा क्या, है ना। और बुआ जी ये भी है ना कि पहले क्या होता था, जब ससुराल में घर की जो बेटी होती थी वो एक अंतर्देशी से ही के जरिए ही मतलब अपने माँ पापा और भाई बहन का हालचाल जान लेती थी और अपना हाल बता देती थी। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि ये पोस्ट कार्ड और ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल उपयोग करते थे। और उसका महत्व कितना था यही तो हम कह रहे हैं मन्नू भौरिया। देखो केवल ऐसा नहीं है, ये तो बिटिया लोगों की बात हो गई जो ससुराल में बैठी हैं, लेकिन ऐसे ही हमारे वो साथी जो सीमा पर बैठे हैं या कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जो परिवार से बहुत दूर हैं, तो अपने परिवार के हर सदस्य तक उनकी जो बातें हैं वो ये खत के माध्यम से ही पहुंचती थी। ऐसे ही हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि ये तो हो गई कि आपस में संवाद की बात या जुड़े रहने की बात। लिखते हैं कि भारतीय इतिहास को बनाने और सहेजने में सहायक रहा है। डाक विभाग क्रांतिकारियों की तमाम चिट्ठियां पहुंचाने से लेकर वर्तमान की हर घटना, तिथि व व्यक्तित्व की स्मृति को डाक टिकट के जरिए पेश करने में डाक विभाग का कोई सानी नहीं है। राष्ट्रीय डाक दिवस की शुभकामनाएं। ये तो इन्होंने बताया कि एक सम्मान की बात होती है कि जो बहुत बड़े साहित्यकार हों उनके ऊपर डाक टिकट जारी होता है। और वहीं कहीं ना कहीं खत के माध्यम से, जैसे अभी हमें इन्होंने लिखा कि हमारे अपने भाई की याद ताज़ा हो जाती है, तो ऐसे दस्तावेज रखे होते हैं। बहुत सारे ऐसे खत हैं ऐसे ही, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हों या गांधी जी के भी जो खत हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है ना। ये तो है ही बुआ जी। और ऐसे ही अगर हम
देखें तो एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि भाई ये जो डाक सेवा है वो बहुत महत्वपूर्ण सेवा है और चिट्ठियों के जरिए नाते रिश्तेदार एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। इतनी दूरी होने के बावजूद भी सब में अपनापन होता है। आज के समय में हर एक पल की खबर होने पर भी वो चिट्ठियों के समय का प्यार अपनापन कहीं खो गया है। ऐसे में राष्ट्रीय डाक दिवस हमें उन पुराने दिनों की याद दिलाता है। और जैसे डाकिया आते हैं, जैसे ढेर सारा वो थैला लेके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें केवल चिट्ठी नहीं है, ये कागज के केवल कुछ पन्ने नहीं है, बल्कि बहुत सारी खुशियां भी हैं इसमें, बहुत सारी आशाएं होती हैं, बहुत सारी उपहार मिलते हैं उनसे। जब संदेशा मिलता है तो जैसा लगता है कि किसी तोहफे से कम नहीं लगता है ना। और वैसे ही इंतजार किया जाता था और बड़ा अच्छा लगता था। और अब तो सच बात है कि वो साइकिल पर उनका आना और बहुत सारी चीजें, चिट्ठियां लेकर आना। फिर कहीं ना कहीं अगर आपके घर चिट्ठी नहीं आती थी तो ये भी देखा जाता था कि मोहल्ले में किसके घर आई चिट्ठी आज, है ना। बिल्कुल। बच्चे कई बार ऐसा भी होता था, पोटली वाले बाबा ऐसा करके भी आवाज देते थे। बिल्कुल चिढ़ाते थे या बोलते थे जी। तो ये तरह की जो चीजें हैं आज के दिन वाकई ये बातें गायब हो रही हैं, हो गई हैं। बिल्कुल। तो बुआ जी लेकिन देखो ऐसा गीत हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन एक वादा तो ले लेंगे, चिट्ठी भी हम लिखेंगे और लोग लिखें और इसका प्रयास करते रहें। बच्चों में कहीं ना कहीं वो संस्कार डालें कि उन्हें पता हो, क्योंकि एक लड़की ऐसे ही मोहल्ले की डालती थी तो उसकी सहेली को पता ही नहीं था कि ये पोस्ट कार्ड कहाँ से लाती हो तुम, ये अंतरदेशीय कहाँ से लाती हो, डालती कहाँ हो। फिर जब उसने उसको बताया तो दूसरी जो उसके संग में थी, कक्षा 8 में पढ़ती, दूसरी उसकी जो सहेली थी, उसको भी बहुत अच्छा लगा, फिर उसने भी शुरू किया। तो कुछ इस तरीके से क्या हम ये कड़ी शुरू नहीं कर सकते? बिल्कुल, तो ये सोचना होगा। अब जब कड़ी की बात आई है तो चित्रलेखा की कौन सी कड़ी हम सुनने जा रहे हैं? आज हम चित्रलेखा धारावाहिक की 27वीं कड़ी सुनेंगे। चित्रलेखा। कथाकार भगवती चरण वर्मा के चिंतन का तत्व चित्रलेखा। पाप और पुण्य की भूल भुलैया में भटक रहे पात्रों को एक दिशा संकेत, चित्रलेखा। चित्रलेखा ने एक नया जीवन आरंभ किया योगी कुमारगिरी की कुटिया में। उसने वैभव और वासना, सुविधा और कामना सब कुछ छोड़कर जोगन का बाना धारण कर लिया। किंतु इन सांसारिक तत्वों के साथ क्या वो बीजगुप्त को भी छोड़ पाई? आइए आज के पठन में इसी प्रश्न का उत्तर खोजें। चित्रलेखा। बीजगुप्त। क्या तुमने निर्णय कर लिया? बीजगुप्त, तुम जो कुछ देख रहे हो यही मेरा अंतिम निर्णय है। चित्रलेखा, इस निर्णय पर फिर से विचार करने का तुमको अधिकार प्राप्त है। निर्णय करने के पहले क्या तुम्हें मुझसे पूछना आवश्यक न था? क्या तुमने मुझको अपने जीवन से इतना पृथक समझा कि तुमने मुझसे अपने हृदय की बात बतलाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत की? बीजगुप्त। चित्रलेखा, प्रेम एक दूसरे के भेदभाव को नहीं देखता। प्रेम तो हृदयों की अभिन्नता का द्योतक है। तुम समझती हो कि तुम अपने इस निर्णय से मुझे विवाह के लिए बाध्य कर सकोगी, पर तुम्हारी धारणा मिथ्या है। तुम अपने इस निर्णय से मुझे सुखी न बना सकोगी, इतना विश्वास रखना। मैंने अपने जीवन में केवल तुमसे प्रेम किया और साथ ही तुम्हारे सिवा मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता। मेरा विवाह
मेरा विवाह संभव है। चित्रलेखा बीजगुप्त के चरणों पर गिर पड़ी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वो उठ खड़ी हो और बीजगुप्त के साथ चल दे, पर एकाएक वो रुक गई। वो बहुत दूर चली आई थी, उसका पीछे जाना असंभव था। बीजगुप्त के चरणों पर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। बीजगुप्त, तुम पूज्य हो, तुम मनुष्य नहीं हो, देवता हो। मैं तुम्हें जानती हूं, पर साथ ही मैं ये भी जानती हूं कि मैंने तुमसे प्रेम करके तुम्हारे जीवन को निरर्थक बना दिया है। बीजगुप्त, तुम्हारा विवाह होना ही चाहिए। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझे सुखी बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे तब तक सुख ना होगा जब तक मैं तुम्हें विवाहित न देखूंगी और तुम्हारी संतान से माता न कहलाऊंगी। तुम विवाह कर लो और ये याद रखना बीजगुप्त कि मैं तुमसे सदा प्रेम करती रहूंगी। क्या प्रेम का प्रधान अंग भोग विलास ही है? क्या बिना भोग विलास के प्रेम असंभव है? मैं तुमसे इस समय केवल शारीरिक संबंध तोड़ रही हूं बीजगुप्त। इसकी अपेक्षा हमारा आत्मिक संबंध और दृढ़ हो जाएगा। चित्रलेखा, फिर सोच लो। तुम मुझसे जो कुछ करने को कह रही हो वो असंभव है। बीजगुप्त, कुछ दिनों तक हम दोनों अलग रहकर देखें। शायद तुम कुछ दिनों के बाद विवाह करने को प्रस्तुत हो जाओ। क्या प्रेम में वियोग नहीं होता? उस वियोग को ही हम थोड़ा सा सहन करें। जो कुछ कहना था वो कह चुका। मानना और ना मानना तुम पर निर्भर है। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही सही। परंतु थोड़े दिनों के बाद ही तुमको यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम भूल कर रही हो। इतना कहकर वो वहां से चल दिया। चित्रलेखा उसके साथ उसे राजमार्ग तक पहुंचाने के लिए होली। राजमार्ग पर वो रुकी। उसने बीजगुप्त का चुंबन लिया। बीजगुप्त ने उस चुंबन में इतनी मादकता देखी, इतना गहन प्रेम देखा, जितना कई वर्षों से उसने अनुभव न किया था। विदा होते हुए चित्रलेखा ने बीजगुप्त के चरण पकड़कर कहा, बीजगुप्त, संभवतः मैं अनुचित कर रही हूं। उसके लिए क्षमा करना। बीजगुप्त को विदा करके चित्रलेखा कुटी में लौट आई। उस समय कुमारगिरी कुछ सोच रहे थे। चित्रलेखा को उन्होंने आसन पर बैठने का आदेश देते हुए पूछा, चित्रलेखा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, क्या यह ठीक था? हाँ, पर उससे क्या? और तुमने अभी बीजगुप्त से कहा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो और बराबर प्रेम करती रहोगी। हाँ, ये भी ठीक है। पर क्या तुम्हारा दो व्यक्तियों से एक साथ प्रेम करना संभव है? क्या आप समझते हैं कि ये असंभव है? गुरुदेव, पुरुष 2 विवाह कर सकता है
और वो दोनों पत्नियों से प्रेम कर सकता है, फिर स्त्री क्यों ऐसा नहीं कर सकती? स्त्री अपने पति से उतना ही प्रेम कर सकती है जितना अपने पुत्र से। आत्मिक संबंध कई व्यक्तियों से एक साथ संभव है गुरुदेव। चित्रलेखा, या तो तुम मुझे धोखा देना चाहती हो या बीजगुप्त को, और या अपने ही को। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूं, इतना विश्वास रखिए गुरुदेव। बहुत संभव है कि मैं बीजगुप्त को धोखा दे रही हूं या अपने ही को। नहीं चित्रलेखा, एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो। मेरे साथ रहकर तुम बीजगुप्त से प्रेम न कर सकोगी, इतना निश्चय समझो। मेरे साथ रहकर तुम्हें संसार के ऊपर उठना पड़ेगा। मेरे पास तपस्या और साधना का शुष्क क्षेत्र है। हृदय की दुर्बलता का यहां काम नहीं है। मैं तुमको समय देता हूं, तुम एक बार फिर सोच लो। सोच लिया है गुरुदेव, अच्छी तरह से सोच लिया है। मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। आपके कहने से मैं ममत्व तक छोड़ने को तैयार हूं। संसार तो फिर भी सरल है। देवी चित्रलेखा, मैं तुम्हें समझने में असमर्थ हूं। तुम्हारा व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्व से नीचा नहीं है, इसलिए दीक्षा देना मुझे कहां तक उचित होगा, इसका निर्णय करना होगा। जब तक मैं इसका निर्णय न कर लूं कुमारगिरी का वाक्य पूरा न हो पाया था कि विशाल देव ने कुटी में प्रवेश किया। विशाल देव को देखकर कुमारगिरी रुक गए, अपना वाक्य पूरा न कर सके। विशाल देव ने कुमारगिरी के चरण छुए। इसके बाद उसने चित्रलेखा को अभिवादन किया। विशाल देव इसके बाद चला गया। विशाल देव के जाने के बाद कुमारगिरी हंस पड़े। भगवान का यही आदेश मालूम होता है कि मैं तुम्हें दीक्षा दूं, तुम्हें अपने साथ रखूं और अपनी परीक्षा दूं। बीजगुप्त चित्रलेखा के हृदय में एक टीस छोड़कर चला गया और कुमारगिरी ने चित्रलेखा के समीप आना आरंभ कर दिया। चित्रलेखा एक ऐसी ज्वाला थी जिसके प्रकाश में योगी की चेतना चौंधिया रही थी, जिसके ताप में उसकी तपस्या पिघल रही थी। लेकिन जो हो रहा था उस पर बीजगुप्त, चित्रलेखा या कुमारगिरी किसी का वश नहीं था। आज की कड़ी में जो पात्र हमारे सामने आए वे थे चित्रलेखा, बीजगुप्त और कुमारगिरी। इन्हें साकार करने वाले अभिनेता थे दिशि दुग्गल, कमल शर्मा और सुधीर पांडे। सूत्रधार थे हरीश भीमाणी। इस रेडियो पठन की रिकॉर्डिंग में सहायक हैं राजेश मलिक और इस परिकल्पना को श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। मीनू
कलसी आपसे विदा लेती है। नमस्कार। धारावाहिक चित्रलेखा का आप सुन रहे थे 27वां कड़ी। जी हाँ, तो ये कड़ी जरूर आपको अच्छी लगी होगी, है ना। और बातें तो बहुत सारी हैं, बाल अच्छे कर लिए जाएं, लेकिन उससे पहले गीत सुन लिया जाए, तब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। जानते हैं तुम्हारी बातें, तुम कह लो शर्म इसको, हम तो अदा कहेंगे, हम तो अदा कहेंगे। तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। तुमको तो मुस्कुरा के ये सब नजारे, उल्फत में दो दिलों को बहका हुआ कहेंगे, बहका हुआ कहेंगे। दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। जुल्फों की बात हो रही थी गीत में। भाई देखो, सब तो चाहते हैं कि कोई जुल्फें छेड़े ना, लेकिन ये भी चाहते हैं कि जुल्फें ऐसी रहें कि खुद लोग छेड़ने के लिए आगे बढ़ जाए। भाई ये तो बड़ा मुश्किल है ना। नहीं बुआ जी, लेकिन सही भी है कि भाई बाल स्वस्थ रहेंगे तो कहते हैं ना कि व्यक्तित्व निखरेगा, ऐसा लगता है। हाँ तो, मतलब व्यक्तित्व निखरे चाहे नहीं निखरे, मन तो खुश हो जाता है कि हाँ भाई बाल बड़ा अच्छा लग रहा है, खुद को बड़ा अच्छा लगता है कि थोड़ा सा सर इधर किया, नहीं कि सारी जुल्फें पीछे हो गई, सारे बाल आगे आ गए सर से, है ना। हर कोई यही चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिख के भेजी। एक श्रोता लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि 2 चम्मच मेथी के दाने भिगोकर अंकुरित करना है, अंकुरित हो जाने के बाद
छाँव में सुखाना है। सूख जाने के बाद मिक्सी में पाउडर कर लेना है। 250 मिलीलीटर नारियल का तेल, 50 मिलीलीटर तिल का तेल, सरसों का तेल एक कांच की बरनी में डालना है और मेथी का जो पाउडर है जो बनाकर उन्होंने रखा है उसको भी डाल देना है। कुछ मीठी नीम की जो पत्ती है, उसकी सूखी पत्ती वो डालना है। मेहंदी की पत्तियां 5-6 गुड़हल के लाल फूल और आंवला का पाउडर 2 बड़े चम्मच और 1 चम्मच चंदन का पाउडर। अच्छा। ये सब डाल के 15-20 दिन तक तेज धूप में दिखाना है। अच्छा, मतलब सेकना है इसको धूप में एक तरीके से। अच्छा। और ये जब ये तेल हो जाए उसके बाद छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, धूप में मतलब इसको सब चीजें डाल के उबालना है एक तरीके से ना? गर्माहट कहना चाहिए, गर्माहट आ जाए, सिकता है जैसे अचार सिकता है वैसे। ओहो। तो इस तरह से बाल मुलायम और हो जाएंगे और झड़ेंगे भी नहीं। बड़ी मतलब वैसे मुश्किल चीज है। हाँ, काफी मेहनत है। लेकिन भाई बालों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं लोग और करना भी चाहिए। बहुत आसान तरीके से अगर देखें तो जो सामान्य तौर पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में है ना मन्नो भौरिया, तो क्या करना चाहिए कि सरसों के तेल जितना लिया आपने उतना ही नींबू का रस उसमें डाल दीजिए और खूब उसको अच्छे तरह से फेंट लो। जब फिट जाएगा तो थोड़ा सा फोम जैसा बन जाता है, थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है, झाग सा हो जाता है, तो बड़ा उसका जो टेक्सचर बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा। क्रीम जैसा हो जाता है। तो लेकिन थोड़ा समय लगता है। फिर उसके बाद अच्छे से आप जड़ों में इसकी मालिश कर लें और बल्कि केवल जड़ों में न लगाएं बल्कि पूरे बालों में भी उसको लगा लें और 1-2 घंटे छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद धो लीजिए आप साबुन से, शैम्पू से, जैसे भी आप चाहें। वाह, क्या बात है, जैसे कॉफी फेंटते हैं। हाँ, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही झाग। क्या बात है, बहुत सही। और हमारे एक साथी ने और भी कुछ लिखकर भेजा ना? हाँ, लिखा है उन्होंने कि नारियल के तेल में नींबू का रस मिला सकते हैं और अंडे में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाकर सिर में मालिश करें, ऐसा उन्होंने लिखा है। अगर अंडा आप यूज करते हैं, उपयोग करते हैं तो प्याज को पीस कर उसमें 2 चम्मच रस निकाल लें उसका और आंवले का मुरब्बा खाएं। मतलब इन्होंने ये अलग-अलग चीजें, कई चीजें बताई हैं। हाँ, तो ये क्या है, एलोवेरा का सेवन करने से भी बालों को पोषण मिलता है, घने और मुलायम हो जाते हैं बाल। और अरंडी के तेल से मालिश करें, ऐसा बालों में है। बिल्कुल बालों तो ऐसे सामान्य तौर पर और भी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब आप भोजन कर लेते हैं उसके बाद जब उठते हैं तो खूब कंघी करें बार बार और जड़ों में जो अच्छे से क्या हो सकता है, मालिश हो जाती है और पोषण जो है वो जड़ों में अच्छे से पहुंच जाता है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए, तनाव मुक्त रहेंगे तो बाल भी अच्छे हो जाएंगे, हमें लगता है कहीं कहीं, है ना? बिल्कुल बुआ, लेकिन क्या है ना कि आजकल जो प्रदूषण है वातावरण में ज्यादा हो गया है कहना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर हम घरेलू उपाय भी अगर बीच बीच में करेंगे तो बाल हमारे स्वस्थ रहेंगे। नहीं, करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही ये तो निर्भर करता है कि आपके बाल को क्या सूट करता है ना। तो कोशिश करें कि आंवला, रीठाकाई और ये सब चीजों का सेवन करके बालों को साफ करें। बाजार के शैम्पू कम से कम प्रयोग में लाएं और कंडीशनिंग की जहां तक बात है, तेल में मालिश, बालों में मालिश करें। कुछ लोगों को ये भी नहीं लाभदायक होता है, उनके पूरे जीवन उन्होंने बालों में तेल नहीं लगाया होता है फिर भी बाल बहुत अच्छे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि खान पान का ज्यादा असर होता है। बिल्कुल, वो तो होता ही है। वो खान पान का तो असर है ही कि आप अगर पौष्टिक खाएंगे तो वो सेहत तो है ही, बाल, नाखून, हड्डियां सब मजबूत होंगी। ऐसे ही जैसे एलोवेरा की इन्होंने बात की, ऐसे ही आप गिलोय जो है, गिलोय की पत्ती जो है उसका काढ़ा बनाकर भी अगर आप सामान्य रूप से लेते रहें तो ये भी बहुत पोषण का काम करता है बालों के लिए भी। और जैसे वो आजकल जैसे एक श्रोता ने लिखा भी है कि उनके कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं। तो एक जो है एक विधि है जो कि घर में कलर आप बना सकते हैं तेल यूज करके। हाँ, तो इसमें क्या है, कढ़ाई में सरसों तेल 1 कप डालना है, मेथी पाउडर 1 चम्मच आंवला पाउडर, 2 बड़े चम्मच मेहंदी जो पाउडर है, सबको मिक्स कर लें और धीमी आंच में पकाएं कम से कम 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं पकाना है। जब उसका कलर ब्राउन हो जाए इसे 24 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ दें और उसके बाद इसको बालों में लगा लें। कम से कम 3 घंटे लगा के रखें, फिर शैम्पू से धो लें। लेकिन अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है तो बस चलिए धोने के संग संग विदा लेते हैं। तो प्यारी बुआ और मन्नो बहुरिया का नमस्कार। सखी सहेली।